Good morning, students. Let's start. लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट किया है। आई होप सभी के पास बुक अरेंज हो गई होगी, डाउनलोड कर लिया होगा या फिर फिजिकली अरेंज कर लिया होगा। आज मैं आपके सामने बात करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। हम रेगुलर करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या आस्किंग है, क्या पूछा गया है? आस्किंग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बनाते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हमारी बुक के अकॉर्डिंग एंडिंग डेट ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 2017। मिडिल से हम इसके टू पार्ट करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको मैंने बताया था, ऑल दिस क्या होगा? एक्सपेंडिचर, देन अमाउंट रुपीज का साइन, देन इधर इनकम अमाउंट एंड रुपीज का साइन। ये हमने फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर दी। ओके, अब हमारा स्टार्ट होता है और आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं? बताइए। एब्सोल्युटली ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑलवेज हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। हम ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बट एक कंडीशन भी है कि जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है, इनका रिलेशन भी किससे होना चाहिए? करंट ईयर से। आई मीन ये किससे रिलेटेड होना चाहिए? करंट ईयर से। इनका संबंध किससे होना चाहिए? चालू वर्ष से इनका होना चाहिए। जिन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का रिलेशन करंट ईयर से नहीं है, वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। इफ दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो हम क्या करेंगे? उनको यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें ओनली करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को ही यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, अब हम वन बाय वन बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मेंशन है, क्या नहीं है। सबसे पहले इसमें लिखा बैलेंस बीडी, कहां लिखना है बताइए? सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इनमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस बीडी। क्योंकि जो गिवन है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यूजर वेरिएबल जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, चाहे वो कैपिटलाइज्ड नेचर के हो, सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पर हमें क्या बनाना है? हमें जो प्रिपेयर करना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना है। किसके थ्रू बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी रेवेन्यू नेचर की इंफॉर्मेशन होगी, उनको हम कलेक्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओनली किस नेचर की हम कलेक्ट करेंगे? जो रेवेन्यू नेचर की हमको कलेक्ट करेंगे। जो कैपिटलाइज्ड नेचर की होगी हम उनको अवॉइड कर देंगे, उनको इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें गिवन है, उसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैलेंस बीडी। तो आप बताइए वो बैलेंस बीडी किधर आएगा? which side we can show the balance BD? किधर लिखेंगे? तो ध्यान रखना, बैलेंस बीडी, लिसन प्रॉपर्ली, बैलेंस बीडी ऑलवेज एसेट्स या फिर लायबिलिटीज का ही होता है। आई एम रिपीटिंग, बैलेंस बीडी ऑलवेज किसका होता है? या तो एसेट्स का या लायबिलिटीज का। कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन का ही बैलेंस बीडी होता है।
रेवेन्यू नेचर का कभी भी बैलेंस रीडिंग नहीं होता है। और इससे पेमेंट अकाउंट तो कैश अकाउंट है ना, इसका मतलब कैश का बैलेंस दिया हुआ है। इसका बैलेंस गिवन है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश तो एसेट्स है और एसेट्स है तो इसमें नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन था बैलेंस रीडिंग हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है और रेवेन्यू नेचर की है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है और रेवेन्यू नेचर की है। तो जब इनकम है रेवेन्यू नेचर की तो क्या करेंगे, इनकम साइड पर लिखेंगे इस नाम से सब्सक्रिप्शन, यहां मेंशन किया सब्सक्रिप्शन। और अभी हम एग्जांपल नंबर सेकंड कर रहे हैं, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ओनली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, अदर एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ही वहां से क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसमें लिख देना है। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन है वो है 22,500। कितना गिवन है, 22,500। इज दिस क्लियर? क्या आपकी बात समझ में आ गई है? रिप्लाई में क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? सब्सक्रिप्शन कोई एसेट नहीं है, सब्सक्रिप्शन कोई लायबिलिटी नहीं है, ये एक रेवेन्यू नेचर की इनकम है। इनकम है तो इसको इनकम साइड पे लिख दिया। देन हमारे पास एंट्रेंस फीस, ये भी रेवेन्यू नेचर की ही होती है, ये भी कोई एसेट्स की लायबिलिटी नहीं है। एंट्रेंस फीस, और यहाँ पर एंट्रेंस फीस का जो अमाउंट है वो है 1250। कितना है, 1250। फिर हम आगे बात करें डोनेशन। अब डोनेशन रिसीव करना बताइए कहाँ मेंशन करेंगे, इसमें मेंशन करना है नहीं, यस और नो? वी कैन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और नॉट? रिप्लाई मी, डोनेशन रिसीव्ड गिवन है, हाउ टू ट्रीट, हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्या इसमें हम इसको मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप बताइए कि डोनेशन कभी एसेट से लायबिलिटी होता है क्या? तो मैंने बताया था कि एक ही कंडीशन में होता है डोनेशन, जब किसी विशेष वर्क के लिए, स्पेशल वर्क के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए डोनेशन गिवन होता है। और वो लाइन गिवन होती है कि डोनेशन फॉर, और फॉर के साथ वो पर्टिकुलर वर्क गिवन होता है, उस वर्क का नेम गिवन होता है। और नेम गिवन होने का मतलब वो कैपिटलाइज हो जाता है, तो उस वे में तो वो नहीं आता। बट ओनली डोनेशन, I told you earlier there are two types of donation. First is general donation and second is specific donation. जनरल डोनेशन मींस जिसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं था कि आप कैसे भी यूज करो, हमने आपको डोनेट कर दिया है। बट स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है, हम आपको डोनेशन दे रहे हैं बट ये बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि इस डोनेशन का यूज आप इसी पर्टिकुलर काम के लिए करोगे, इसी काम के लिए करोगे और किसी के नहीं करोगे। इस वे में वो क्या बन जाएगी, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अभी in this question there is no information about the donation, that's why we consider as revenue nature। और donation का जो अमाउंट है 2500 by donation 2500। is this clear? Is this clear? reply me fast, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्लियर है? हमें इसमें एसेट लायबिलिटी नहीं लिखना है, हमें रेवेन्यू नेचर में इनकम और एक्सपेंस लिखना है। देन हम बात करें रेंट ऑफ हॉल। एक हॉल जो था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे दिया तो क्या हो गया, इनकम हो गई। अब हॉल तो क्या है, एसेट्स है, बट उस हॉल पे मिलने वाला जो रेंट है वो एसेट्स नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर की हमारी इनकम है। क्योंकि जो इनकम रिपीट नेचर की होती है, जो बार-बार होती है, उसको हम रेवेन्यू नेचर के रूप में इंक्लूड करते हैं। तो बाय रेंट ऑफ हॉल, किस नाम से, रेंट ऑफ हॉल। हॉल का जो रेंट हमें रिसीव हुआ है एक्चुअली वो हुआ 750 रुपीस। तो लास्ट में है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए क्या इसमें लिखना है, नहीं लिखना है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या इसमें लिखना है या नहीं लिखना है, बताइए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट
हेजिटेट मतलब रिप्लाई आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रोंग ही तो होगा और क्या होगा, ठीक है। लेकिन रोंग आपने किया और जब मैंने आपको उसको क्लियर किया तो नेक्स्ट टाइम रोंग नहीं होगा। तो बताइए क्या इसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तक लिखना है क्या? नहीं हर्ष, इन्वेस्टमेंट अपने लिए एसेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी एसेट्स और लायबिलिटी हम शो नहीं करते हैं। लिसन प्रॉपर्ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? हाँ, किसी एसेट्स पे कोई एक्सपेंस हो जाता है, लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस, तो इसमें आता है। पर एसेट्स को परचेज करना, एसेट्स को सेल करना, ये एसेट्स है, ये कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन है। एसेट्स और लायबिलिटीज तो ऑलवेज कहां आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलवेज बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, बैलेंस शीट पड़ेगा। आप लास्ट वीडियोस देखना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या बात समझ में आ गई है? क्या आप बात समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, परचेज करेंगे तो भी नहीं आएंगे, सेल करेंगे तो भी नहीं आएंगे। रीजन, बिकॉज़ दिस इज कैपिटलाइज्ड नेचर, दिस इज एसेट्स फॉर अस। इज दिस क्लियर? क्या ये बात सबके समझ में आ गई है? आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? रिप्लाई मी। ओके, फिर से बताता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं आती है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज तो हम ऑलवेज बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो जो बैलेंस शीट का काम है वो बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। तो जो भी आपके सामने एसेट्स आती है, जो भी आपके सामने लायबिलिटीज आती है, उसका अवॉइड कर देना और बाकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देना। तो इस तरह से इनकम साइड की उतनी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले मेंशन किया है सैलरी पेड। सैलरी एक्सपेंस है, डायरेक्टली लिंक्ड टू सैलरी पेड। क्या लिखा है? टू सैलरी पेड। पेड मत लिखना, डायरेक्टली टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर साइड लिखा है तो इसका मतलब तो ऑब्वियसली पे ही किया है ना। इसके बाद हम बात करें तो इसमें हमारा रेंट पेड, रेंट पे किया है टू रेंट अकाउंट। सैलरी का जो अमाउंट गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर 1500 I mean 1500, and the amount of rent is 800. This is illustration number 2. This is illustration number 2. Then electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एक्सपेंस ही होता है, कोई एसेट से लायबिलिटीज नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और इसका जो अमाउंट दिया हुआ है 3500। इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इसके अंदर टैक्सेस, ये भी अपने लिए एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस हो वो एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। और यहाँ पे जो टैक्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो गिवन है 1700। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या मेंशन करना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या इसके अंदर मेंशन करना है? दिस इज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन? टेल मी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑलवेज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए वो इसी में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शॉर्ट में लिखा है, क्या स्टेशनरी मेरे पास। और इसका जो अमाउंट है वो है 380 रुपीज। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास अमाउंट है नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस, तो 2
सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस का जो अमाउंट हमें गिवन है, दिया हुआ है, वो गिवन है 920। इज दिस क्लियर? क्या आपके पास समझ में आ गई? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली रेवेन्यू में ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं। आई मीन इनकम और एक्सपेंस की नीड है। इनकम है तो इनकम साइड में, एक्सपेंस है एक्सपेंस साइड में। इज दिस क्लियर? देन इसमें है बुक्स परचेज्ड कैन बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बुक्स परचेज्ड and this transaction can be shown in income and expenditure account. Reply me fast. बुक्स हमने परचेज की है, क्या इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सकते हैं क्या? तो आपका आंसर आना चाहिए नो सर। नो, बुक्स एसेट्स अपने लिए एक्सपेंस नहीं है। बुक्स अपने लिए क्या है? एसेट्स होती है। बुक्स कभी भी एक्सपेंस नहीं होता है। आप जब स्कूल में आप पढ़ते हो और आप बुक्स की बात करते हैं, डेली आप बुक्स परचेज करते हो क्या? स्कूल में एक फर्स्ट डे था, अकाउंट्स की बुक परचेज की, नेक्स्ट डे फिर से बुक्स परचेज की, फिर नेक्स्ट डे फिर बुक्स परचेज की। नहीं, जो रिपीट नेचर का होता है, जो रिपीट नेचर का होता है वो एक्सपेंस होता है, बट जो रिपीट नेचर का नहीं होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कैपिटलाइज नेचर का होता है। अब आप फिर से स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में बुक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे क्या कोई स्टेशनरी में बुक इंक्लूड नहीं होती, क्या इंक्लूड होती? फिर पेन, पेंसिल, सॉफ्ट इरेजर, नोटबुक इंक्लूड होती है। बुक्स कभी भी स्टेशनरी में इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि इसका नेचर अलग है। आपकी नोटबुक ईयरली आप पता है कितनी फिल करते हो, पेन कितने आपकी रिफिल जो है वो ब्लैंक हो जाती है, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल्स आप लाते रहते हो, तो वो तो क्या है आपका वेब नेचर। पर बुक्स एक एक्सेप्शन है कि बुक्स हम जो वन टाइम परचेस करते हैं वो हम भी उसको पढ़ लेते हैं, देन हमारे जो ब्रदर सिस्टर है, कजन्स है, वो भी उसको पढ़ते रहते हैं। 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर चलती रहती है, उसकी हालात फट जाती है पढ़ने तो भी उसको चलाते रहते हैं। इसलिए बुक्स ऑलवेज क्या होती है? बुक्स ऑलवेज कैपिटलाइज नेचर की होती है। आई मीन बुक्स अपने लिए एसेट्स होती है और एसेट्स है दैट्स व्हाई यू कांट शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम इसको कहां लिख सकते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं। देन हमारे पास है गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब समझ लीजिए पहले। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मींस ये है कि हमने किसी गवर्नमेंट स्कीम में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट था, हमने सोचा इसकी नीड नहीं है, तो उसको हमने क्या किया? किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया कि अभी हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, फ्यूचर में उनको सेल कर देंगे। हमारा अमाउंट जो हमने परचेज किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी है वो और मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? बॉन्ड्स ऑलवेज क्या होता है? यदि हम बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं तो ऑलवेज क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई भी बॉन्ड्स हम खुद परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए, हमारी फर्म के लिए वो ऑलवेज क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होती है, एसेट्स होती है तो इसमें नहीं आएगी। देन इसमें है फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। क्या इसको लिखना है? कैन यू राइट फिक्स्ड डिपॉजिट टू द बैंक? क्या इसको मेंशन करना है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एफडी, आप सब लोगों ने एफडी के नाम से इसको सुना है ऑलवेज, क्या इसको हम शो करेंगे क्या? इसका आंसर आना चाहिए नहीं सर, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट आपने एक बार किया पैसा कब मिलेगा? बार-बार थोड़ा करते हैं, एक बार कर दिया 5 ईयर की, 10 ईयर की, 20 ईयर की एफडी होगी तो उसके बाद पैसा आपको मिलेगा। दिस इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। ये भी एफडी भी जो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं, ये अपने लिए ऑलवेज एसेट्स होती है। एक बार कर सकते हैं, फिर इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। आफ्टर सर्टेन टाइम ये हमें क्या है? अमाउंट मिल जाता है, 4 हो सकता है, 5 6 जो भी है। तो ये दिस इज एसेट्स फॉर अस, दैट्स व्हाई वी कांट शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन इसके बाद बैलेंस सीडी। तो मैंने कहा था बैलेंस सीडी तो एसेट्स और लायबिलिटीज का भी होता है और किसी का भी नहीं होता है। इस तरह से ये हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है।
हमने केवल वही इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट की है जो रेवेन्यू जनरेट की है, आई मीन जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, हमने उसको वहां से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपने लिए क्या है, एसेट लायबिलिटी जो है वो अपने लिए रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से नहीं है, और एसेट लायबिलिटीज के लिए मेरे ऑलरेडी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट हमारे पास है, इसलिए वो तो उसी में लिखी जाएगी ना, वो कभी भी इसमें नहीं आ सकती। इज दिस क्लियर? अब करना क्या है, इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं 22,500 रहेगा, इसमें पहले प्लस करने के बाद ये कितना हो गया 25,000 हो गया, 25 इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया 2,000। इसका मतलब इस साइड पे टोटल करेंगे ना, इनकम साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 27,000। कितना आ रहा है 27,000 आ रहा है। कौन सी साइड का मैं बात कर रहा हूं, कौन सी साइड का टोटल आपका आ रहा है, इनकम साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 27,000। अब हमें बताना है कि जो अपनी एक्सपेंस साइड है उसका टोटल कितना आएगा, इनका जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि डिफरेंस तो कभी निकालेंगे ना तो दोनों साइड का टोटल पता हो। इसका हमें एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 8,800 आएगा। क्लियर? इनकम साइड का मतलब इसका टोटल कितना है 27,000, एक्सपेंस साइड का टोटल कितना है 8,800। इनकम एक्सेस है या फिर एक्सपेंस एक्सेस है, ज्यादा है, और डिफरेंस किधर आएगा, इस साइड डिफरेंस आएगा, आई मीन इनकम साइड में डिफरेंस आएगा या फिर एक्सपेंडिचर साइड में डिफरेंस आएगा। रिप्लाई में डिफरेंस किस तरफ आएगा, डिफरेंस किधर लिखना है, आई मीन किधर लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है या इनकम साइड में लिखना है। सीधी सी बात है, कम किधर है, ये साइड कम है, इसका मतलब ओनली 8,800 है। जिधर कम होता है साइड इज लेस, वहीं पे हम अमाउंट को लिखते हैं अमाउंट आएगा किस तरह, कितना कम है, तो इनका जो डिफरेंस हम करेंगे 18,200 आएगा। आप लोग का जब डिफरेंस करोगे 18,200 आएगा, और इधर डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसका तो इनकम ज्यादा थी खर्चे कम हुए। एक तरह से हम लोकल में बात करें, जनरली बात करें तो फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम, प्रॉफिट हो गया। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो यूज क्या करते हैं, हम यहां लिखेंगे सरप्लस, और ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। क्या लिखेंगे सरप्लस, सरप्लस मींस प्रॉफिट ही है, बट इफ प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है तो कभी भी प्रॉफिट यूज नहीं करते हैं, वो प्रॉफिट को रिप्लेस करके सरप्लस लिखते हैं, और लॉस होता है तो लॉस को रिप्लेस करके डेफिसिट यूज करते हैं। और यहां हम एक लाइन मेंशन करेंगे, इनकम और इनकम क्या है ज्यादा है, किससे ज्यादा है उसको हमें यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं, पूरा लिखते हैं शॉर्ट में लिख दीजिए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। डिफरेंस कितना है 18,200, यहाँ पे आ जाएगा 27,000 और यहाँ पर भी 27,000। इस तरह से ये काउंट कंप्लीट हुआ। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस लिखेंगे जब डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक्सपेंस से इनकम ज्यादा है, बट सपोज रिवर्स हो जाता है, एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं तो सरप्लस नहीं होता, डेफिसिट होता है, तो उसके नीचे लिखते क्या होता है, उसमें मैं फिर पहले लिखूं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, हम इस तरह से उसको लिखते हैं। इज दिस क्लियर? क्या आपको अकाउंट प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? क्या ये अकाउंट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? रिप्लाई में जो लास्ट वीडियो थे रेगुलर क्लासेस हमको सीरियसली समझता जा रहा है, नोट्स को लिखता जा रहा है, उसको तो कहीं डाउट हो ही नहीं सकता, बट जो बस
वीडियो देख लिया और फ्री है, उनके नहीं हो सकता, वो नहीं पढ़ पाएंगे। या मतलब एफर्ट ही नहीं दोगे तो कैसे करोगे? एफर्ट दोगे तो कोई भी चीज आपके लिए टफ नहीं है, सब कुछ इजी है। और मैंने कहा था नाम ही चेंज हुआ है, मैंने कहा था नेम ही ओनली चेंज हुआ है, ये है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है, लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग से आ रहा था। कल क्लास में वही सेम चीज, तो हेडिंग चेंज कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लिखा नहीं है, और क्या मेंशन किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये चेंज जो है, ट्रांजैक्शन वैसे ही कि रेवेन्यू चेक, मतलब आइटम लेने नहीं आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएंगे। तो ये जो हमने एग्जाम किया था वो विदाउट एडजस्टमेंट था। अब इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो विद एडजस्टमेंट का है, तो हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे हम थर्ड की। इसकी आप प्रैक्टिस करना वापस से, बुक्स नहीं है तो मैंने आपको ग्रुप में लिंक सेंड किया है, ठीक है? और उस लिंक में आपको बहुत सारी बुक्स है, आपको कहां पे क्लिक करना है? आपको एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम पे क्लिक करना है, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। और किसी में नहीं, नीचे देखना, नीचे मिलेगा आपको एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम, उस पर क्लिक करोगे तो नेम ऑफ बुक्स आ जाएंगे, और जो भी बुक्स आपको एनसीईआरटी अकाउंट्स है उस पर क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों है। अभी पार्ट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं और हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। काफी सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, आपको बस एक बात का पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं, फर्स्टली दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू पर्टिकुलर करंट ईयर, एंड सेकंड थिंग क्या है कि उनका जो नेचर है वो ऑलवेज रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर नहीं है तो हम उनको लिखेंगे भी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की, इसकी बात कर रहे हैं थर्ड, जितना होगा ठीक है, बाकी कल करेंगे इसको। इसमें भी आपको ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इसमें भी आपको पहले से ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, बट समथिंग चेंज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। बट कुछ चेंज भी है लास्ट क्वेश्चन की तुलना में। क्या चेंज है? उसमें केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, वो तो इसमें भी है, बट चेंज क्या है? इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी अपने पास गिवन है, इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी है, तो यूज तो उनको भी करना पड़ेगा, यूज तो उनको भी करना पड़ेगा। वेरी गुड, जो बुक लेके आ गए वो थैंक्स के पास पर है, जिनके पास नहीं वो प्लीज अरेंज कर लो। तो जिनके पास बुक है आप ओपन करके पढ़ा लो, जो पढ़ा रहा हूं ना अब ओपन कर लिया कोर्स, तो आपको पता लग जाएगा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, कौन से लाइन बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं, कहां से नहीं बोल रहा हूं। विदाउट बुक अकाउंट्स नहीं समझ में आ सकती है, तो उसकी मस्ट है, जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स है हर्ष ने परचेस कर ली, बाकी स्टूडेंट्स भी परचेस करोगे। गुड बॉय। अब देखिए मैंने कहा बात करेंगे थर्ड की, बट इस थर्ड को करने से पहले मैंने कहा कि अब तक जो हमने किया था वो विदाउट एडजस्टमेंट था, और अब जो हम करने वाले हैं उसमें बनाना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है, लेकिन अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी है, आई मीन एडजस्टमेंट्स भी है। तो उन एडजस्टमेंट्स को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? वैसे अर्लियर मैंने समझाया, पर मैं फिर भी एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है, मस्ट है, उसके बिना आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हर्डल्स आ सकती है। तो देखिए मैंने कहा था, एक तो बात की थी मैंने एक्सपेंस में, इसकी बात की थी, ये मैं अकाउंट ही बता रहा हूँ, स्पेस कम इसलिए यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट क्या है। एक तो कुछ एडजस्टमेंट हमारे एक्सपेंस से रिलेटेड थे, और एक्सपेंस से रिलेटेड कितने हैं? 2। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग, आप लास्ट वीडियो में जाके इनको समझना एक बार, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इज दिस क्लियर? और यहाँ चलो मैं इसको पूरा हटा दूं, दोबारा बनाएं। ठीक है, एक्सपेंस तो हो गया। फिर हम बात करेंगे इनकम। इनकम को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था,
एक तो क्या रखा था हमने एक्टिव इनकम, एक हमने रखा था अनअर्न्ड इनकम। एक्टिव के लिए भी हम आउटस्टैंडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग, बट थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग साथ इनकम होगी और यहाँ आउटस्टैंडिंग साथ क्या है एक्सपेंसेस, ये चेंज है। यहाँ क्या है साथ में क्या लग गया इनकम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, क्या लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर। एक बार इनकी बात करते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे एक और है उसको साथ में कर लेते हैं, एक स्टॉक। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था, एक तो था स्टॉक अपना कौन सा ओपनिंग और एक था अपना क्लोजिंग, सेकंड थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब देखो बात करते हैं आगे, यहाँ पर लिखा हूं ईयर, ये के टू पार्ट्स कर देता हूं मैं, ये के टू पार्ट कर रहा हूं करंट ईयर प्रीवियस ईयर। मैंने टू पार्ट्स कर दिए हैं, एक मैंने करंट ईयर लिखा है, एक मैंने प्रीवियस ईयर लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा हूं प्लस और माइनस, इसका एक कॉलम बना रहा हूं, तो टोटल में 3 कॉलम बनाए हैं करंट ईयर प्रीवियस ईयर, फिर प्लस हो गया माइनस हो गया। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो करंट ईयर का ही है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो करंट ईयर के ही होंगे, जिनका रिलेशन करंट ईयर से ही होगा। इसलिए सपोज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जिनका रिलेशन करंट ईयर से है, तो हम ऑलवेज क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्यों करेंगे करंट ईयर का का ही है ना, ऐड करना पड़ेगा। और यह प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो अब हमने करंट ईयर में पे किया, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को लास्ट ईयर की जो बकाया को हम करंट ईयर में पे कर देंगे, उससे उसका रिलेशन तो करंट ईयर से नहीं हो जाएगा ना। आपके 11th क्लास की फीस आप 12th क्लास में पे करोगे तो फीस तो 12th की होगी ना, वो फीस तो 11th की होगी ना, तो उसको हम 12th की फीस में डिपॉजिट क्यों करेंगे, हम उसको 11th की ही फीस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें तो ओनली करंट ईयर का ही लेना है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होगा लेस होगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग ये कोई वैसा था इसलिए नहीं है। तो करंट ईयर का है तो करंट प्लस प्रीवियस ईयर का तो लेस, तो लेना ही किसका है करंट ईयर का ही हमें लेना है। इज दिस क्लियर, आई बात समझ में। करंट का है, करंट से रिलेशन है तो ऐड कर दो, करंट ईयर से तो उसका रिलेशन ही नहीं है, प्रीवियस ईयर से रिलेशन है तो लेस कर दो। प्रीपेड मींस एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड पहले से ही चुका देना एडवांस एक्सपेंस। करंट ईयर में आपने एडवांस दिया, इस साल आपने एडवांस दिया तो क्या उसका रिलेशन इस साल से हो सकता है क्या, ठीक है। इस साल 11th क्लास में एडवांस दे रही हो तो क्या वो 11th क्लास के लिए होगा क्या, नहीं, वो 11th क्लास के लिए नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। इसका मतलब करंट ईयर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने करंट ईयर में एडवांस प्राप्त किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसका मतलब उसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है, वैसे ही हम इसको माइनस करेंगे। पर आपने तो एडवांस पेमेंट किया था प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में एडवांस पे करोगे कौन से ईयर के लिए होगा, तो इसी ईयर के लिए होगा। आई बात समझ में। जैसे 12th क्लास में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में आपको जो एडवांस दे दी थी, सॉरी आप 12th क्लास में भी हो और 11th में आपने इसको एडवांस दे दी, 11th कौन सा ईयर होगा प्रीवियस ईयर में, और उसमें आपने एडवांस दी तो फीस किसकी वो 12th की हुई, तो रिलेशन भी 12th से, करंट ईयर भी 12th है, ऐड करना ही करना है। तो जो करंट ईयर में एडवांस हम पे कर रहे हैं वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, बट प्रीवियस ईयर में एडवांस जो पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट कौन सा हुआ करंट ईयर, जैसे 2017, 2018 और 2019 सब उसी करंट ईयर है। तो इसमें जो एडवांस पे करेंगे उसका रिलेशन किससे होगा, इससे होगा, और इस 18 में जो एडवांस पे करेंगे उसका रिलेशन किससे होगा 19 से होगा। तो 70 में पे किया कि हमारा सपोज करंट ईयर है, 70 में पे करेंगे इस प्रीवियस ईयर में पे करेंगे एडवांस, इसका रिलेशन किससे रिलेशन हुआ करंट ईयर से पे करेंगे। बट करंट ईयर में हमने एडवांस पे किया तो वो करंट ईयर से नहीं होगा, उसका है नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंड कर देंगे, यस कर देंगे। इज दिस क्लियर, क्या बात समझ में आ गई है। यहां बात करते हैं एक्टिव इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। आपको करंट की इनकम बकाया है, करंट की इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है, एक्टिव है, करंट की तो है कोई बात नहीं, हम उसको ऐड कर देंगे। बट प्रीवियस ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग थी, बकाया थी, एक्टिव थी, ठीक नहीं, प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर की इनकम आपको करंट में मिल गई, तो करंट में मिलने से वो करंट की नहीं हो जाती है तो प्रीवियस ईयर की रिसीव करंट की है, करंट से रिलेशन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे
माइनस जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है वो एक्नोड क्या है, जो प्रीपेड क्या है वो अलर्ट क्या है, सेम थिंग। अलर्ट इनकम मतलब एडवांस इनकम है। आपने करंट ईयर में एडवांस ले ली है, इस साल आपने एडवांस ले ली है, तो उसका एडवांस इस साल से नहीं है, करंट ईयर से नहीं है, नेक्स्ट ईयर से है। इससे है नेक्स्ट ईयर से, तो करंट ईयर से नहीं है। बट आपने तो इनकम एडवांस कब ले ली, प्रीवियस ईयर में ले ली, प्रीवियस ईयर में एडवांस ले ली, तो उसका रिलेशन तो करंट ईयर से होगा, इसमें क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। क्लियर, ये सारी बातें होगी। अब बात करेंगे स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होता है। यहां कुछ नहीं होता, कंट्री प्रीवियस ईयर का मतलब नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होगा, कंट्री में ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग था, लास्ट के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग था वो करंट ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यूज तो करंट ईयर में हो रहा है, रिलेशन से करंट ईयर में हो रहा है, तो वो क्या है ऐड होगा। बट इस ईयर के एंड में, आई मीन करंट ईयर के एंड में कुछ स्टॉक अपने पास रह गया अनयूज है, ये तो ईयर ही कंप्लीट हो गया, उसका यूज कब करेंगे, करंट ईयर में नहीं करेंगे, बिकॉज़ करंट ईयर इज कंप्लीटेड, करंट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो उसका यूज कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे 90% क्वेश्चंस में चलेंगे। 90% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजीली 90% क्वेश्चन आप करोगे। टोटल 17 क्वेश्चन है इसके अंदर, 17 एग्जांपल है, हमने इसके 3 कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो हमने कंप्लीट कर लिए, तो कल हमारा थर्ड हो जाएगा, धीरे-धीरे आपको भी फ्लो बन जाएगा, आपको भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको आज होमवर्क यही दे रहा हूं कि जो मैंने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल मैंने बताए हैं, जस्टिस में बताए हैं, तो आप खुद एक बार से वे पे प्रैक्टिस करोगे, देन आप ये सारे जो नोट्स हैं एक बार आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में इजीली फील हो। ओके, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।